जय श्री राम। भारत भू का सच्चा इतिहास एवं छिपाए गए तथ्य को आपके समक्ष रखने का ये प्रामाणिक प्रयास है। मित्रों, एआई के युग में ये रोमिला, ये मोहम्मद हबीब, ये इरफान हबीब जैसों की सारी असत्य आदि झूठ परिकथाएं इन्होंने जो लिखी है, अगर ये परिकथाएं डाटाबेस में सत्यापित बन के फीड की गई तो बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस षड्यंत्र को रोकने का कठिन काम है, मैं जानता हूं। बिना आपके सहयोग के ये शिवधनुष्य व्यक्तिशः उठाना असंभव है। आपसे अनुरोध है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें बल देना ना भूलें और बेल जरूर दबाएं। हमने ईसा पूर्व 326 से सन 1857 तक का इतिहास अब तक कथन किया है। राजपूत, विजयानगरम, निजाम, चोल साम्राज्य और मराठा पेशवाई शेष है। हे मां भारती, हम इस श्लाघ्य कार्य को सफल बनाने की हमें शक्ति प्रदान करे। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, वीर और वीरांगनाओं की अमर गाथाएं, इसके बारे में आजकल हम सुन रहे हैं। आज चलते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में मराठवाड़ा रोड पे पड़ता है आदिलाबाद। इस आदिलाबाद जिले में गांव है, नाम है निर्मल। इस गांव से 5 किलोमीटर दूर एक वटवृक्ष है। इसे आज भी 1000 लटकाने वाला वृक्ष कहा जाता है। क्यों? सुनते हैं। हमारे वीर, तेजस्वी, शूर, बुद्धिमान और मनमोहक व्यक्तिमत्व वाले रायजी गौड़ का जन्म इसी आदिलाबाद जिले के सोनखास गांव में हुआ था। रामजी गौड़ राव साहब पेशवा से निर्मल गांव में ही उनसे मिले थे। यहीं उन्हें प्रेरणा मिली और इस प्रेरणा को लेकर राम जी निकल पड़े अपने जिले में। हर गांव में जाके राष्ट्र प्रेमी युवाओं की एक उनके मन में की जो चेतना थी उसको जगाने का काम इन्होंने शुरू किया। जल्द ही राय जी की मेहनत रंग लाई। उनके आह्वान से प्रेरित गोंड, मराठा और रोहिला भी उनके संगठन में शामिल होने लगे। अब ये सारी खबर कालपी तक आराम से पहुंचती थी। अब जब कालपी में ये खबर पहुंची तो तात्या भी बड़े अचंभित हो गए रायजी गौड़ के नेतृत्व गुणों से। उन्होंने अपने 2 प्रशिक्षक रायजी गौड़ के मदद के लिए वहां भेज दिए गांव में। अब ये मई की बराकपुर की घटना, चर्च को जलाना, मंगल पांडे का हौतात्म्य, ये सारी खबरें राम जी बड़े धैर्य से सुनते थे। उन्होंने जल्द ही निर्मल गांव और उसके आसपास का क्षेत्र अंग्रेज मुक्त करवाया। वैसे उनका जिला निजाम के अधिकार क्षेत्र में आता था, तो निजाम तो हमें मालूम है खुलेआम अंग्रेजों से मिला हुआ था। न सिर्फ मिला हुआ था बल्कि सालार जंग तो व्यक्तिशः उसमें सहभागी भी था। सालार जंग वैसे निजाम का दीवान था। निर्मल गांव के संघर्ष में अंग्रेज और निजाम के सैनिक भी वहां मारे गए थे। अब यह अपयश सालार जंग को ज्यादा चुभ रहा था। उसने कर्नल रॉबर्ट और उसकी 47th रेजिमेंट जो थी उनको और कर्नाटक बेल्लारी से और एक रेजिमेंट को बुलावा भेजा। 1857 में मात्र 24 वर्ष की आयु में ये हमारा तेजस्वी युवा, उसने भले भले धुरंधरों के सामने ताल ठोक के खड़ा रहने का साहस किया था। कर्नल रॉबर्ट्स
आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कारण था रामजी गौड़ को मिलने वाला स्थानिक समर्थन। चप्पे चप्पे पे अंग्रेज और निजाम की फौज को जबरदस्त विरोध हो रहा था। आखिरकार एक ऐतिहासिक लड़ाई में कर्नल रॉबर्ट्स ने हार स्वीकार कर ली और कर्नल रॉबर्ट्स पीछे हट गया। स्थानिक ग्रामस्थों ने बड़ी आशा और स्नेह के साथ रामजी गौड़ को निर्मल गांव और उसके आसपास के क्षेत्र का राजा घोषित कर दिया। रामजी गौड़ का जनहिताय जन सुखाय राज्य कारभार शुरू हो गया। वैसे 9 अप्रैल 1860 में रॉबर्ट अब की बार पूर्ण तैयारी के साथ एक बार फिर निर्मल गांव पे उसने हमला कर दिया। राम जी तब निर्मल गांव में ही डटे हुए थे। राम जी अपने 1000 राष्ट्र प्रेमी वीरों के साथ रॉबर्ट पे ही उल्टे टूट पड़े। रॉबर्ट को सिर्फ 2 दिन उनको मुकाबला करना था, सो उसने किया। तीसरे दिन निजाम और बेल्लारी की अतिरिक्त गोरी फौज आने ही वाली थी, तो रॉबर्ट निश्चिंत था। उसे बस 2 दिन डट के हमारे रामजी गौड़ के सामने खड़ा होना था, सो उसने किया। अब जैसे बेल्लारी की वो अतिरिक्त गोरी फौज पहुंची, रॉबर्ट को जोश आया। उसने निर्मल गांव को अब घेर लिया और बिना सोचे समझे हर एक घर को, हमारे नील याद है ना आपको, नील हैवलॉक याद है ना आपको, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में किया, इसी तरह इन्होंने भी हर गांव के जो घर थे उनको आग लगाने शुरू कर दिए और आगे बढ़ने लगे। सामान्य गांववासी अग्नि में भक्ष होने लगे। रामजी गौड़ तो आमने सामने की वहां लड़ाई लड़ रहे थे। अंतिमतः बहुत सारे ग्रामस्थ मारे गए और 35 साथीदारों के साथ रामजी को भी कैद कर लिया गया। सबको, जो मैंने पहले कहा था ना, निर्मल गांव के पास 5 किलोमीटर पे जो वट वृक्ष था, उस वट वृक्ष पे लटकाकर उनको फांसी दे दी गई। मेरी आप सबसे विनती है, कभी समय मिले तो आप वो जरूर उस वट वृक्ष पे जाके श्रद्धा सुमन जरूर अर्पित करने की कृपा करें। जो भी हैदराबाद या निजामाबाद, जो आदिलाबाद रास्ते से जाता है ना, वो निर्मल गांव के उस वट वृक्ष के सामने जरूर याद करे कि सामान्य सनातनी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और शौर्यता के प्रति उतना ही कट्टर आज भी है। रामजी गौड़ को मेरा शतशः नमन। एक सुनियोजित रणनीति के तहत जब ब्रिटिशों ने पुलिस बल की शुरुआत की, तो उसके अंदर भर्ती सारे हमारे ये वन निवासी हिंदू जो थे, उनकी उन्होंने कर दी। पता नहीं उनको एक नए स्वर्ग की कुछ तस्वीर दिखाई, सम्मोहित किया, क्या किया पता नहीं, लेकिन पुलिस फोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा वन निवासी हिंदू जो थे, उनकी भर्ती अंग्रेज़ों ने कर ली थी। और मेरे ख्याल से तो ये हर महीना वेतन मिलने की जो उन्होंने व्यवस्था की ना, तो उस मानसिकता से भारी बदलाव शायद आया। तो ऐसे ही पुलिस दल में 1838 में मध्य प्रदेश में एक भील नौजवान भर्ती हो गया। नाम था खाजा नाइक। खाजा को काम था कि सेंधवा घाट से जो व्यापारियों की आवाजाही थी, उन्हें संरक्षण देना, ये मेन काम था। वैसे ये काम बड़ा कठिन था, क्योंकि हर प्रकार की लूटमाट, डकैती, ये वहाँ आम बात थी। लेकिन खाजा नाइक तो भील था, तो वो जंगल, पर्वत, कठिन रास्ते, झरने, ये तो उसके लिए रोज की बात थी। क्षत्रिय था तो लड़ना तो उसके डीएनए में था, और इसलिए शायद गोरों ने खाजा नाइक को बैलगाड़ी हो, बग्गी हो, इनके संरक्षण देने का जो एक दल उन्होंने बनाया था, उसका प्रमुख बना दिया था।
दिन गुजरने लगे। एक दिन घाट में एक छोटी सी मुठभेड़ हो गई जिसमें ख्वाजा ने एक लुटेरे को मार डाला। अब पता नहीं क्यों और कैसे, लेकिन ख्वाजा नाइक पे ही हुकूमत ने मुकदमा ठोक दिया। ख्वाजा नाइक को 10 साल की सजा हो गई। अच्छा, उसने अंदर तो अच्छा बर्ताव किया है, तो उसके कारण उसकी सजा 5 साल माफ करके 5 साल की सजा सुनाई गई। साल था 1851, 1851। 1851 में जेल से रिहा होने के बाद कलेक्टर ने उसे ख्वाजा नाइक को फिर बुलाया और अपनी नौकरी बहाल की। लेकिन इस बार ख्वाजा ने उस नौकरी को नकार दिया। कलेक्टर के लिए ये एक झटके से कम नहीं था। ख्वाजा के नेतृत्व गुण, उसके वक्तृत्व का प्रभाव वो कलेक्टर भी जानता था। आगे 1857 का बिगुल भारत में बज गया था, तो अंग्रेजों ने एक बार फिर ख्वाजा की खोज शुरू की, लेकिन ख्वाजा का कोई अता पता ही उन्हें नहीं मिला। दरअसल 1851 के बाद ख्वाजा नाइक हमारे भीमा और मेवाशा नाइक से जुड़ के राष्ट्रवीरों का साथीदार बन चुका था। ख्वाजा ने अपने नेतृत्व में एक दल की भी स्थापना की थी, जिसमें भीमा, मेघराम, दौलत आनंद, महादेव नायक, रूमलया नायक जैसे रथी महारथी पराक्रमी अब उसके साथ थे। अकराणी महल क्षेत्र में ये दल सशस्त्र होकर अंग्रेजों के विरुद्ध खुल के सामने अब आया था। वहां कालू बाबा नाइक जैसा एक धुरंधर था, वो भी इनसे जाके मिला। उसके बाद धार संस्थान के मकराती मोमिन और अरब, वो भी ख्वाजा के सैन्य में दाखिल हो गए। इससे समझ आता है कि उसकी ख्वाजा नाइक की जो नेतृत्व क्षमता थी वो कितनी विशाल और सर्वसमावेशी थी। वैसे ब्रिटिश रिकॉर्ड ने ख्वाजा का नाम काजे सिंह नाइक भी लिखा है। उसके गांव का नाम था सांगवी पड़ासनेर। बताया गया कि ये उनके पिता का नाम था गुमान सिंह था। सारे भील अब एकजुटता के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए थे। सुल्तानपुर के भील सेना ने सारंगखेड़ा के अंग्रेज छावनी पे हमला बोल दिया। उसको हमला करके उस छावनी को पूरी तरह से तहस नहस करके जला डाला। ये निश्चित है कि इसके पीछे प्रेरणा ख्वाजा की ही थी, क्योंकि ख्वाजा नायक और उसके जो पराक्रमी 700 भील राष्ट्रवीर थे, उन्होंने सेंधवा घाट पे अब कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों की खजाने की गाड़ियाँ, उनकी जो पोस्ट की गाड़ियाँ थी, उनसे ये लोग खंडनी वसूल करते थे। गोरे व्यापारी का जीना उन्होंने मुश्किल कर दिया था। रिकॉर्ड बताते हैं कि ख्वाजा ने अकेले सेंधवा घाट से 70 लाख रुपए इकट्ठा किए थे। ये बहुत बड़ी रकम है, 70 लाख रुपए। अच्छा, और एक मजे वाली बात इस खजाने की रक्षा के बारे में एक रिकॉर्ड में बात है कि ये जो 70 लाख का खजाना था, उसके रक्षा में 300 गोरे सोजिर तैनात थे। लेकिन ये 300 गोरे सोजिर बिना किसी हाथापाई के उन्होंने बड़े आराम से ख्वाजा की सेना को खजाना लूटने दिया। अब इससे पूरा प्रशासन, इंग्लैंड के अखबार भी हिल गए थे। ये अविश्वसनीय घटना थी, क्योंकि 70 लाख रुपए ये बहुत बड़ी कीमत आज भी है, और उस टाइम भी ये बहुत बड़ी रकम थी। अब ब्रिटिशों ने हमारे महादेव कोली समाज के वीरों को
भील से लड़ने के लिए वहां खड़ा कर दिया। मेजर था इवांस। मेजर इवांस और उसकी पलटन को खाजा के पीछे अंग्रेजों ने लगाया। खबर मिली कि बड़वानी के पास अंबा पानी के जंगल में खाजा और उसके 300 साथीदार रुके हुए हैं। खबर मिलते ही अंग्रेजों ने जंगल पे धावा बोल दिया। मेजर इवांस ने अब की बार पूरी तैयारी कर ली थी। शूर भील सेना लड़ने में भी कहीं पीछे नहीं हटी थी। दूसरे दिन इवांस ने अपने 2 अंग्रेज ऑफिसर और 16 गोरे सोजिर गंवा दिए। संग्राम लगातार शुरू था। 5 दिन के बाद आखिरकार खाजा नाइक को पराभव का मुंह देखना पड़ा। लेकिन शरणागति लेके सशर्त माफी का जो धूलिया कलेक्टर का फरमान था वो खाजा ने फाड़ के फेंक दिया था। आखिरकार 26 अक्टूबर 1857 को अंग्रेजों ने अपना आखिरी जोर लगाया। जंगल में अंदर घुसे। उन्होंने देखा तो खाजा अपने 30-35 साथियों के साथ वहां से निकल चुका था। यहाँ से खाजा नाइक वहां से भागकर विदर्भ में गया। विदर्भ में शिरपुर उसने लूट लिया। ये अंबा पानी जंगल की लड़ाई की चर्चा विश्व में सभी अखबारों में हुई थी। फिर एक बार 11 अप्रैल 1858 में इसी अंबा पानी जंगल में हुई लड़ाई में खाजा नाइक परलोक सिधार गए। वंदे मातरम।